हम समसामयिक की घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का पुनरावलोकन सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और ऐसे वीडियो आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो कि 1773 से 1853 तक रहते हैं, और दूसरा है ब्रिटिश ताजपोशी के शासनाधीन पारित अधिनियम जो कि 1858 से 1947 तक के। चलिए देखते हैं इनको विस्तार से। पहले इम्पोर्टेंट कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, जिसमें इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया था। किसके अधीन था ये एक्ट? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके द्वारा क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था बंगाल के गवर्नर को। बंगाल तक की बात हो रही है। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय, ध्यान रखिएगा, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनता है, कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, प्रथम गवर्नर जनरल। तथा फ्रांसिस क्लोवरिन, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त होते। कौन थे? फ्रांसिस क्लोवरिन, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त होते हैं। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले जैसे यथा विदेशी नीति में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों के क्षण में कार्य भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में, अब यहाँ देखिए, इसी एक्ट के तहत कौन सा था जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत क्या होता है, इस 74 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ? कलकत्ता में, जिसमें एक प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। आगे देखिए, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध किया गया इसी में ही। और पिट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया जाता है, यानी कि व्यापारिक कार्य अलग होंगे और राजनीतिक कार्य अलग होंगे। किसके? कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही। आगे देखते हैं क्या है मामला। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। व्यापारिक मामलों के लिए तो अनुमति दी गई, लेकिन राजनीतिक मामले जो थे उनमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का भी अधिकार दीजिएगा। देखिए यहाँ पर उसकी एक पावर बढ़ जाती है। किसकी? गवर्नर जनरल की। कब? 1786 में की। क्या कहा गया कि जो आपके निर्णय हैं वो आप निरस्त भी कर सकते हैं, जो उनकी उसकी परिषद के निर्णय थे, और लागू करने का भी अधिकार था। आगे देखिए, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई, यानी यहाँ पर उसकी शक्तियां कुल देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ रही हैं। आगे देखते हैं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 को चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 1813 के चार्टर द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है 1813 वाला, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख यानी कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए उपबंध किया जाता है, प्रावधान दिया जाता है। फंडिंग मतलब शुरू होती है यहाँ पर एजुकेशन पे। कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि यह चीन के तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के
चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, अब यहाँ पर देखिए 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और एक चीज और भी जोड़ी जाती है 87 के अनुसार कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान और वंश वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का संकेंद्रण कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और यहाँ पर कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर आकर भेदभाव को समाप्त किया गया और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब देखिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट था, है ना। तो आगे चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है, कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे, तो अन्य 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, पूछ रहा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई, तो ये तो आप जान ही रहे। और इसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, तो नहीं, कौन न्यायाधीश थे? एलिजा एम्पे थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं इसकी आगे। देखिए सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सीधे ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, यानी कि बी सही है। तो ए कौन से नंबर पे आएगा? ए नंबर पे आएगा 2। आगे देखिए, और बी पे 1 है, ए का आपका 2, बी का 1, और ये आपके इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। नियामक अधिनियम 1773 कौन सा था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम 1784। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पिट का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, और चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद को कानूनी सदस्य के रूप की नियुक्ति से संबंधित है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो किससे द्वारा पड़ती है? ये 1813 द्वारा तो पड़ती है, ये तो कंफर्म है। बाकी जो है हमारा ऑप्शन नंबर, तीनों ऑप्शन योग है जैसे ही। एक तो आंग्ल प्राच्य जो विवाद था इससे, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ये 24 द्वारा जो है 1823 द्वारा है। इसमें भी इसका भी सहयोग रहता है अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने में। आगे देखते हैं, आगे देखिए
इसकी व्याख्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग 1828 से 1835 तक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों में थे। तो आंग्ल के कौन थे? ये आपके ट्रेवलियन थे। और प्राच्य के कौन थे? ये प्रिंसेप थे। आगे देखिए, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1813। यानी कि दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक चाय चीनी के व्यापार वाला होता है और दूसरा क्या होता है, ये जो आपका ईसाई मिशनरियों वाला होता है, और एक और होता है जो कि आपकी शिक्षा से संबंधित। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आगे देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का स्वराज अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर कौन कौन से सही है? हमारा ए पहला और दूसरा। यानी कि इसमें क्या था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय और का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, कंपनी द्वारा अधिकार में लिए जाने भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसकी व्याख्या क्या है। 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के एकाधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश कानून की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों में एकाधिकार और राज्य सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, किंतु 3 सही नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। आज जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, चार्टर एक्ट 1833। इसकी व्याख्या देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 1887 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी के कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। आगे देखते हैं,